Yes, sir. So good morning once again. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Yes. Good morning. अच्छा, ये था अपना रेडियस का फॉर्मूला। रेडियस का फॉर्मूला किधर गया? ये है वेलोसिटी। हाँ, दिस इज द रेडियस, राइट? ये फॉर्मूला है रेडियस का। आई विल राइट दैट। जनरल फॉर्मूला में लिखता हूँ। So this we are talking about radius of hydrogen-like atom and then hydrogen atom, right? So right. So what was the radius? 0.529 0.529 n square upon z. Okay, angstrom. Okay, in angstrom. ये रहेगा 0.529 n square in angstrom, right? इसके बाद एनर्जी energy of an electron. So energy of an electron क्या है? -2.178 है ना? -2.178. So here I'm writing -2.178 multiplied by 10 raised to -18, right? Z square upon n square, ये जूल्स में आ गया, और -13.6 Z square upon n square, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया. For hydrogen atom, it is -2.178 divided into 10 raised to -18 divided by n square, ये जूल्स में हो गया, and -13.6 अपॉन n स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया. ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था. सो एक और फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थियरी भी हम लोगों ने देखा. वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. तो वेलोसिटी तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो. वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.188 into 10 raised to 8 वेलोसिटी. अभी मैं इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ. यू कैन डिराइव इट बाय यूजिंग सेम कंसेप्ट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू कूलम्बिक फोर्स. सो के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर. उसको सॉल्व करते जाओ, फिर तुम लोग को वेलोसिटी का वैल्यू आएगा. एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू द बोथ थ्योरी, एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 ये वैल्यूज इसमें डाल दो. सो तुम लोग को एंड में जो आंसर आएगा वो मैं बता रहा हूँ.
वेलोसिटी पॉजिटिव ही रहेगा 2.188 इंटू 10⁸ z अपॉन n, और हाइड्रोजन के लिए रहेगा 2.188 इंटू 10⁸ बाय n। ओके, इसका यूनिट है सेंटीमीटर्स पर सेकेंड और इसका भी यूनिट है सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ये क्विकली लिख लो जरा, राइट डाउन दिस। So write it down once again. I think velocity is new. बाकी ये तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, राइट? अच्छा, before I proceed further, now what I am going to do, I am going to derive one relation, very important relation. What I said, समझो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में, इस एनर्जी लेवल का मैं नाम देता हूं E1, और ये है दूसरा एनर्जी लेवल E2। क्या है ये? E2। तो जब इलेक्ट्रॉन समझो E2 से E1 में आएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। जब वो रिलीज करेगा उसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, अगर समझो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में है और अगर उसको इधर जाना है, इधर जाना है, तो वो रेडिएशंस एब्जॉर्ब करेगा, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, absorption spectra. Now why are we studying spectra? To locate position of electron, right? तो वो एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? So it was given by one, मतलब उसको बोलते हैं रीट्स कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं हम लोग? रीट्स कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल। देखो एनर्जी का जो जनरल एक्सप्रेशन है वो क्या है? एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 0.529, हम लोग का एनर्जी का जो जनरल एक्सप्रेशन है उसके बारे में हम लोग टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e रेज़ टू 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, यही है ना? देखो ना, तो E1 के लिए, E1 मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन अ फर्स्ट शेल, क्या है फॉर्मूला? माइनस 2 पाई स्क्वायर, बाद में 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e रेज़ टू 4, है ना, डिवाइडेड बाय व्हाट? n स्क्वायर h स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे n1 लेना पड़ेगा। n1 मतलब नंबर ऑफ सेल, वो 1 रहेगा, 2 रहेगा, व्हाटएवर इट इज, सो 1 लेवल। सो E2 का एनर्जी क्या होगा? बाकी सब कुछ सेम रहेगा। E2 क्या रहेगा? E2 इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर h स्क्वायर। यस, बोलो वत्सल। यस सर। ये इक्वेशन सही लिखा है मैंने? चेक करना प्लीज एवरीबॉडी, क्रॉस चेक इट। एनर्जी का हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला था, जस्ट क्रॉस चेक इट। सर इट्स 4 पाई यार, पाई स्क्वायर। पक्का 4 है? हाँ एनर्जी सर। एनर्जी एनर्जी एनर्जी
एनर्जी एनर्जी नहीं 2a सॉरी मेरा एरर। यस सब लोग देख लिया सब लोगों ने। विराज विराज है क्या? विराज भाई यस सर। है ना तू? अभी तबीयत वगैरह ठीक है ना? यस सर। ओके नील आफ्टर द लेक्चर प्लीज वेट डोंट गो नील। नील और किसको कम मार्क्स मिला था? श्रुति श्रुति ना? श्रुति नो सर। लीस्ट मार्क्स किसको मिला है? मृणाली मृणाली यस सर। हाँ अच्छा तो लेक्चर के बाद रुकना। छवि है? छवि यस सर। चलो अभी देखो अभी हम लोग क्या करेंगे। यू नो दैट व्हेनेवर देयर इज अ एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है तो जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब होते हैं या इवॉल्व होते हैं एमिशन होता है वो एनर्जी क्या होता है? क्वांटाइज। कौन बोल रहा है? प्लैंक्स क्वांटम थियरी। सो डेल्टा ई is equal to what? E2 minus E1 and that is equal to what? H nu। बराबर ना? H nu का मतलब क्या होता है? hc upon lambda। h Planck's constant, c velocity of light, lambda wavelength। what is E2 stand for? Minus 2 pi square m k square z square e raised to 4 divided by n2 square h square minus minus plus 2 pi square m k square z square e raised to 4 divided by n1 square h square। ठीक है आगे देखो मैं क्या लिख रहा हूं। hc upon lambda is equal to हाँ तो मैं 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e रेज टू 4 अपॉन h स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में क्या होगा? 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। जस्ट चेक इट तुम लोग चेक करो खुद से मैंने सही किया है नहीं किया। यू जस्ट चेक इट। हर एक टर्म को अच्छे से देखो है ना? आगे देखो मैं क्या लिख रहा हूं। Therefore 1 upon lambda is equal to 2 pi square m k square z square e raised to 4 upon h cube multiplied by c into bracket 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। ठीक है यस अभी उसमें जरा ध्यान से देखना वहां पे क्या हुआ है। what has happened over there? There are few of the things which are remaining constant okay and क्या कांस्टेंट है उसको मैं पहले बाजू में लेता हूं। जो चीजें कांस्टेंट है ना here I am writing this। मतलब उनका वैल्यू फिक्स रहेगा। 1 upon lambda is equal to देखो 2 pi square m k square e raised to 4 divided by h cube c multiplied by z square into bracket 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। अगर मैंने देखो पाई का वैल्यू पता है m इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन k का वैल्यू मैंने बताया था e मतलब चार्ज 1.6 h प्लैंक्स कांस्टेंट c वेलोसिटी ऑफ लाइट राइट। अगर मैंने इन सब के
वैल्यूज डाल दिए तो आई विल हैव अ कांस्टेंट कॉल्ड एज, जिसको हम लोग बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रिडबर्ग्स कांस्टेंट, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 upon lambda is equal to 109,700 into z square into bracket 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। z और इसको तो यूनिट है नहीं, इसका जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर इनवर्स। 109,700 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, ये जो है दिस इज कॉल्ड एज r, इसको हम लोग बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट। एंड रिडबर्ग्स कांस्टेंट है 10, एग्जैक्ट वैल्यू में अगर तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू है 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स। Therefore, I can write 1 upon lambda is equal to RB, Rydberg, Z square into bracket 1 upon N1 square. This equation is called as Ritz combination principle. RITZ, Ritz combination principle. Combination principle. Please write down this part. लिखो।
Yes, everybody done? Yes, sir. Okay, good. Yes, sir. Chalo, let us go for the next part. So now from this, Neil Bohr, rather various scientists has contributed in this, and Neil Bohr has given the concept of hydrogen spectrum. Hydrogen spectrum. Okay. So when I say hydrogen spectrum, mainly it is for hydrogen. That means atom which have a one electron. Okay. So it may be for He plus, then Li2 plus. Remember this thing. Now he has very well explained this concept, the concept of hydrogen spectrum, and he answered many questions that time. Okay, which were not answered by anybody. Okay, so he has given the he and few scientists has given the origin of ultraviolet radiation, infrared radiation, visible radiation that time. Okay, so we are going to discuss one by one those lines, how it has originated. So let us consider when the electron is coming from so N2 is equal to 2, 3, 4, 5 or infinity. So electron is coming from any of the shell except one first shell to first shell. Okay. If electron is coming from any of the shell 2, 3, 4, 5, 6 and if it is coming the first shell, then we are getting a spectrum, a series of lines, and those lines are called as that series is called as Lyman series. That series is called as Lyman series. When it was calculated wavelength for this line, it was observed that these lines are lying in ultraviolet radiation, ultraviolet region. UV region, ultraviolet region. Okay. Now, when electron jumps from 3, 4, 5 from infinity to second shell, okay, second shell, then it is called as Balmer series. It is called as what? Balmer series. Now this radiations or this wavelengths are actually matching with visible radiation. So ये हो गया visible region. Okay. If यहाँ पे N1 होना चाहिए. If electron is coming from 4, 5, 6 and infinity to 3. Okay. If it is coming from 4, 5, 6 to 3, तो जो radiations given out है उसको बोलते हैं Paschen series. Paschen series. This is called this is infrared region, IR region. Okay. Next one is N1 is equal to 4 and N2 is equal to 5, 6, 7 and infinity. It is called as bracket series. All these are name of the scientist. Huh? This is also infrared region.
n1 is equal to 5, n2 is equal to 6, 7 and so on. इसको बोलते हैं फंड सीरीज. Fund series. This is also infrared region. Okay. When I say n1 is equal to 6, n2 is equal to 7, 8 and infinity, इसको बोलते हैं Humphrey series. Humphrey series, ये भी infrared region. Clear? Yes. Please write down this. और मैं इसको elaborate करता हूँ. Don't worry. Wait for some time. Whatever your doubts, hang on there. I'm going to explain few more things. Once we finish that, जो भी doubts रहेंगे वो पूछना मुझे. Vatsal, you send me your doubt. I haven't seen derivations for exam.
सर बट हम लोगों को बचपन में बताया गया था कि 7 ही शेल है, आपने तो इनफाइनाइट नंबर बना दी, है ना? है कि नहीं? ये डाउट है कि नहीं? कितने लोगों के मन में ये डाउट है? हम लोग को 7 ही शेल बोले थे सर, आपने तो इनफाइनाइट बना दिए। अच्छा, now why 7 cell exist? Whatever the elements known till now, they exist 7 cells. अगर तुम लोग उसमें एलिमेंट्स ऐड करते गए, न्यू एलिमेंट्स ऐड करते गए, तो 8 शेल भी आ सकता है, 9 शेल भी आ सकता है, 10 शेल भी आ सकता है। तो ऑब्वियसली लास्ट के 200-300 साल में हम लोगों ने 7 शेल बना लिए। मे बी आगे के 500-600 साल में we may reach up to 100 शेल, we don't know। सो अपना पीरियोडिक टेबल भी एकदम वियर्ड हो जाएगा। तो कैन यू इमेजिन कि पीरियोडिक टेबल कैसे हो सकता है? तो अभी उसके बारे में हम लोग बात नहीं, इसलिए वो 7 शेल है। तो known number of shells are 7, but we can go up to infinite number. Remember this. Is that okay, everybody? Yes, sir. Okay. Sir. अच्छा, Yes, sir. मैंने ये भी तुम लोग को बताया था कि ये मैंने समझाया था E is inversely proportional to lambda, and E is directly proportional to frequency। मतलब जिसका एनर्जी ज्यादा रहेगा उसका वेवलेंथ क्या रहेगा? छोटा रहेगा। हेलो, बराबर ना? Yes, sir. तो मुझे ये बताओ, कौन से ट्रांजिशन में, अगर मैं व्हाट वी कॉल इट एज अगर मैं लाइमन सीरीज की बात करूं, तो लाइमन सीरीज में कौन सा ट्रांजिशन हायर एनर्जी वाला रहेगा और कौन सा ट्रांजिशन लो एनर्जी वाला रहेगा? ये है तुम लोग के सामने डायग्राम। तो लाइमन सीरीज में कौन सा रेडिएशन मैक्सिमम एनर्जी एमिट करेगा और कौन सा रेडिएशन कम एनर्जी एमिट करेगा? बोलो। सर जो 7 से 1 पे आएगा वो हाँ। सबसे ज्यादा करेगा। करेक्ट, एनर्जी ज्यादा करेगा। अगर उसका एनर्जी ज्यादा है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा? शॉर्ट वेवलेंथ। यस सर। Yes, और sir. जो 2 to 1 रहेगा वो एनर्जी डिफरेंस कम है तो वो क्या रहेगा? हाँ। लॉन्गर Longer वेवलेंथ। wavelength. Longer wavelength. अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, ये लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज अंडर एवरीबॉडी। बाकी सब लोग मृण्मयी? Yes, sir. पाऊस भरपूर पडतोय ना ग गावाला? हो. गुड, एंजॉय। सो अभी देखो रेडिएशंस में ड्रॉ करना। सो आई गो फ्रॉम लो एनर्जी टू हाई एनर्जी, राइट? तो ये हो गया अपना फर्स्ट लाइन, दिस इज द सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, then this is the fourth line, okay, then we have fifth line, then we have sixth line, then we have an infinite number of lines। ये 8th line नहीं है, infinite से, ठीक है? समझ में आया? Yes, everybody understood this part? Yes, sir. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सा सीरीज है ये? This series of Lyman lines is series. called as Lyman series. लाइमन सीरीज। अच्छा, बुक वगैरह में अरे ये उल्टा दिया है, सो इट्स अप टू यू, तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। ओके, ये कौन सा सीरीज है? लाइमन सीरीज। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज नथिंग बट योर लाइमन सीरीज। विधि आर यू गेटिंग? Yes, sir. ओके, अभी दूसरा सीरीज कौन सा है बोलो? Balmer series.
बार्मर सीरीज वैसे रहेगा। करेक्ट। तो ये कौन सा हो गया? बार्मर सीरीज। नेक्स्ट कौन सा है? हाँ, नेक्स्ट कौन सा है? Passion. पैशन सीरीज। वो सब किधर आएंगे? 3 में आएंगे ना फिर। Yes, sir. 3. पुष्कर इज देयर? पुष्कर, दिस वन। ओके, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या Passion. है? हाँ, Passion series. पैशन सीरीज। करेक्ट। नेक्स्ट कौन सा है? Bracket. ब्रैकेट Bracket सीरीज। series. Bracket series. ये कौन सा है? Fund series. फंड सीरीज। Series. और ये कौन सा है? हम्फ्री सीरीज। Humphrey series. Free. ठीक है। ये है तुम लोग का स्पेक्ट्रम। ये कौन सा सीरीज है? ये है विजिबल रीजन। इसमें ये याद रखना, जो वायलेट कलर होता है ना, वायलेट कलर, उसका एनर्जी ज्यादा होता है, और रेड कलर होता है ना, उसका एनर्जी कम होता है। मैंने उसको ऐसे याद रखा। मैंने कैसे याद रखा बताता हूं। ये कौन सा सीरीज है? अल्ट्रा वायलेट ना, है ना? ये अल्ट्रा वायलेट है ना। तो ये जो फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट लाइन, ये कौन सा रहेगा? फर्स्ट लाइन कौन सा रहेगा? इंफ्रारेड। हेलो, Yes, sir. ये इंफ्रारेड लो एनर्जी ना, और ये हाई एनर्जी है। एक्चुअली इसलिए वो उल्टा उल्टा लिखा तो अच्छा समझ में आता है। ओके, चलो ये ड्रॉ कर लो।
Write down this part also. First line, that is starting line, lambda line, initial line, lambda is maximum and nu is minimum. Okay. Last line, limiting line, marginal line, lambda is minimum and nu is maximum. First line of the series is called as the alpha line. Second line is called as the beta line, and third line is called as the gamma line. Okay. Third, हाँ बोलना. third line of any series gamma na. Gamma line. अच्छा, इसको मतलब ये मैंने फॉर्मूला तुम लोग को देके रखा है, अगर समझो कंफ्यूजन हुआ तो, बट तुम लोग ये डायग्राम से भी वो नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, हम लोग दोनों तरीके से मैं बताता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करना है. ठीक है, ये लिख लो, देन विल सॉल्व वन प्रॉब्लम. Clear? Yes, sir. So take down this problem now.
अच्छा Sir, I पहले wanted to copy the formula. ओके होल्ड ऑन These things you will be studying in physics also. 12th standard में एक चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स एटम्स मॉलिक्यूल न्यूक्लियर इसमें ये है ओके सेम चीजें है आई डोंट नो नंबर ऑफ लाइंस के बारे में मुझे पता नहीं बट बाकी सब ये सीरीज फॉर्मूला हाउ टू मतलब उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं फिजिक्स में भी ओके सो यू विल बी स्टडीइंग दिस थिंग्स अगेन तो तब तुम लोग को थोड़ा उसका रिवीजन भी हो जाएगा एंड इसमें कुछ कंसेप्ट डिफरेंस नहीं है कंसेप्ट सेम है कभी कभी कन्वेंशंस वगैरह चेंज हो जाते हैं फिजिक्स में और केमिस्ट्री में बट यहाँ पे वो चेंजेस नहीं है चलो आगे जाए सॉल्व करें Done, sir. हाँ रीड द क्वेश्चन क्या है इन अ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम 7 to 1 orbit by transition in multiple steps then find out the total number of lines in a spectrum तो ये एक है फॉर्मूला से तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो क्या टोटल नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू यहाँ पे n2 है 7 और n1 है 1 तो फॉर्मूला क्या होगा 7 minus 1 into bracket 7 minus 1 plus 1 divided by 2 कितना आ रहा आंसर 21. 21 करेक्ट राइट बट अगर मैंने ये डायग्राम निकाल के अगर मुझे करना है 7 to 1 बोला ना तो कितने लाइन है वो देखो तो 7 to 1 ना तो 7 to 1 ट्रांजिशन कैसे होगा पहले तो डायरेक्ट 7 से 1 में होगा तो ये लाइंस काउंट करो 1 2 3 4 5 6 लाइंस हो गई 6 लाइन हो गए उसके बाद 7 to 2 हो सकता है और बाद में 2 से 1 हो सकता है ना तो 7 to 2 कितना होगा देखो ऑल ट्रांजिशंस देखना है तो ये कितना है 1 2 3 4 5 तो ये पहले 6 था और ये 5 कितने हो गए 11 हो गए अभी 7 to 3 हो सकता है तो ये कितना होगा 12 13 14 15 अभी 7 to 4 हो सकता है ये 3 है ये 2 है और ये 1 है हो गए टोटल 21 समझ में आया ट्रांजिशन कैसे होगा डायरेक्टली 7 to 1 ये एक ट्रांजिशन है दूसरा ट्रांजिशन क्या है 7 to 2 हो सकता है 7 to 3 हो सकता है 7 to 4 हो सकता है 7 to 5 हो सकता है 7 to 6 हो सकता है so all those lines we have to consider all those lines we have to consider understood yes समझ में आया सबको Sir. Yes, sir. Yes, टोटल sir. कितने लाइंस हो गए मतलब फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला अगर भूल गए तो कैसे कैलकुलेट करना ये बता रहा हूं अगर क्योंकि क्या है बहुत सारे फॉर्मूलास तुम लोग ये 2 साल में पढ़ोगे ना तो ये तो फॉर्मूला हम लोग 11th में पढ़ रहे हैं so if somehow if you forget this formula then yeah there is a logic behind it is that clear yes चलो अभी मैं और एक एग्जांपल देता हूं करो तुम लोग कैलकुलेट करो कोई कुछ भी यूज कर सकते हो फॉर्मूला भी अगर फॉर्मूला याद रख सकते हो तो फॉर्मूला नहीं तो फिर दूसरे इससे भी कर सकते हो चलो ये करो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 come on do it I'm not going to help put your answer in a chat box
Vatsal, your C and D is wrong. With the correct first one, Janvi, B is correct. बाकी में गड़बड़ है. Ami, your B is wrong. C is also wrong, and D is correct. Yes, Vedant, first is correct. Yes, Sugita, first correct. Yes, Mrunmai, correct. Vedant, second, wrong. Mrunmai, correct. नील, गड़बड़ नहीं, कुछ तो गड़बड़ है. A is what? Yes, Janvi, correct. A. वत्सल, D wrong है. C में भी गलत है. अथर्वा, A correct. B, योगिता wrong. Yes, Vedant, correct. विराज, गड़बड़ है. हाँ, विधि करेक्ट. वेदांत करेक्ट. Mrunmai, D is wrong. Kamudi, B is wrong. Kamudi, total number of lines बघ किती आहेत आणि तुझं हे कसं आलं बघ ना, जरा क्रॉस चेक कर. यस वेदांत, करेक्ट. जानवी, सी और डी में गलत है. यस विराज, करेक्ट. रोहन, करेक्ट.
चलो लेट अस सी नाउ टोटल नंबर ऑफ लाइंस। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। सो n2 कितना है, n2 इज 6, n1 इज 3, सो टोटल नंबर ऑफ लाइंस a, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितना होगा, 6 माइनस 3 3, 3 प्लस 1 12, 12/2 मतलब 6 हो जाएगा। ये आ गया आंसर। टोटल नंबर ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइंस इन लाइंस इन यूवी रीजन। यूवी रीजन के लिए ट्रांजिशन का होना चाहिए, 1 में होना चाहिए, और यहाँ पे ट्रांजिशन क्या हो रहा है, 3 में हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे अल्ट्रावायलेट में रेडिएशन नहीं आएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ यूवी रीजन लाइंस, टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन यूवी रीजन कितना होगा, 0। सेम थिंग फॉर द विजिबल, विजिबल के लिए किधर आना चाहिए, 2 में आना चाहिए ना। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन विजिबल रीजन कितना होगा, 0। अभी इंफ्रारेड में करना है तो कितना होगा, ये क्या, ये इंफ्रारेड वाला ही तो कंसेप्ट है ना। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन इंफ्रारेड रीजन कितना हो जाएगा, 6। टोटल number of lines in infrared region कितना होगा, 6। That's it. Clear? Anybody having any doubt here? Yes, Neil, very good. Okay. चलो ये एक थोड़ा रिगरस कैलकुलेशन वाला प्रॉब्लम है। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 3। अच्छा, दोज पीपल हु आर फोकसिंग ऑन 11th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड, ये प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है उनको, मतलब फॉर्मूला वगैरह सब कुछ दिया है, बट अपने टेक्स्ट बुक में ना इसके ऊपर के प्रॉब्लम्स नहीं दिए। एक मुझे लगता है सॉल्व एग्जांपल दिया है उन्होंने, सो ये सॉल्व करो। Solve this problem. I'm not going to tell you anything. तुम लोग अभी सब मैंने थियरी बता दिया। Now you have to apply it. वेवलेंथ निकालना है, फॉर्मूला बता देता हूं मैं। फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला इज 1 लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होगा, रिडबर्ग्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ पे z का वैल्यू 1 होगा, रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू 109700 ले लो, RB का वैल्यू ले लेना 109700 सेंटीमीटर इनवर्स। करो।
So convert it into 10 power and write it in an angstrom, or I think something is wrong. You got the answer for 1 upon lambda. You haven't calculated lambda. What happened? People are struggling. Okay, Ishan, correct. Soham, कुछ तो गड़बड़ है. Okay, Janvi, correct. Ami, correct. Vedant, correct. Yes. Who are struggling? Arey Vedant, Sir, Andloskar. me. Who? Vedant, sir. Vedant. Okay, Vedant Patil. Yes, sir. I don't know what is Z square. अरे कहाँ रे बाबा? कहाँ है Z? What do you mean by Z, guys? है ना? मग मगाशी का नाही विचारलं तू वेदांत मला? काय रे? Yeah, sir. I should have asked. हा मग आपण एवढं चांगलं डेरिवेशन केलं. आज आपण we have started our lecture with that formulas only. Here I use the term Z. Just see here. This So one. then I have to just multiply them. So here na, see here Z, hydrogen like atom. That time I use this term Z. Okay. So here hydrogen. So Z is 1. Na? So here I am writing 1 upon lambda is equal to 109,700 multiplied by third line. What is the third line? Bolo jara, third line kya hai? What must be N1 and what must be N2? Please tell me. N1 is 4 N1 is 4. and N2 is 7. 7. 7. Very good. So it will be 1 upon 16 minus 1 upon 49. Correct? Yes, sir. So
1 upon lambda is equal to 10 9 700 multiplied by 49 minus 16. How much? 33 33. divided by 16 multiplied by 49. So lambda is equal to 16 multiplied by 49 divided by 109700 multiplied by 33. Now do some approximation. I keep this 16. I'm keeping this as a 50. This I'm taking it as a 11. 11 11 11 0 So 0 4617.47. नहीं फोर्स नहीं रे 0 क्या आ गया मल्टीप्लाइड बाय ये मैं 30 लेता हूं तो ये कैंसिल हो गया राइट सो ये 11 मतलब मैं ऐसे लिखता हूं 16 मल्टीप्लाइड बाय मतलब ये हो गया 80 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय 33 करेक्ट अब इसको सॉल्व कर so it is something around 2.1 into 10⁻⁻⁴ centimeter we are getting centimeter. So 2.1 into 10⁻⁴ angstrom. 2.1 into 10⁻⁴ angstrom. That must be the answer. Close to that one. Vatsal, you made a mistake. Yes, sir. Yes, sir. Vedant Pandluskar, mistake. Calculation में mistake. Yes, sir. See, you studied the approximations, error. So you can use that concept here. ठीक है? Chalo. Now let us quickly conclude this chapter with some this topic with limitations of Bohr's theory. Okay, so what are the limitations of Bohr's atomic theory that we discuss now? Yes, anybody having any doubt here? No, sir. Yeah, just look at here drawbacks of Bohr's theory. Very important thing, the first or major drawback of Bohr's theory, it could explain the structure of hydrogen atom in a very nice way, in a very detailed way. And actually that is the drawback. Okay, that is the drawback. Because when you add 2 electrons, I'll tell you how, why I'm saying this way. Suppose if I have this diagram, right? Now suppose there are 2 electrons. Okay, 2 electrons, one electron is present over here and the other electron is present over here. Now when both these electrons are coming down, it is very difficult to analyze the wavelength of these two energies. क्योंकि इसमें probability बढ़ गया ना. देखो एक इलेक्ट्रॉन में इतने probabilities है. So 2 इलेक्ट्रॉन में कितने रहेंगे? तो मल्टी इलेक्ट्रॉन में अरे बाप रे. So that calculation become very complicated. So Bohr's theory has given a simplistic approach for the position of electron, for the structure of atom. ठीक है, समझ में आया?
So it cannot explain an atomic spectrum, that is emission spectrum of atom containing more than one electron. It cannot even explain the fine structure of spectrum of hydrogen atom obtained by using high resolving power spectrograph. The theory does not provide any explanation to splitting of spectral lines when atomic source of radiation is placed in a magnetic field, which is called as Zeeman effect. Thus the theory does not explain Zeeman effect. Similarly, splitting of spectral lines is also observed in the presence of electric field, which is called as the Stark's effect. This effect is also not explained by Bose theory. अभी ये क्या है सर? ये क्या नया कंसेप्ट है? अच्छा देखो, ये फिजिक्स का कंसेप्ट है. अभी मुझे ये पता चला कि विजिबल लाइट क्या है, अल्ट्रावायलेट लाइट क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशंस क्या है. अगर समझो मैंने विजिबल लाइट में से एक लाइन को बाहर निकाला और अगर उस लाइन को मैंने पास किया मैग्नेटिक फील्ड से, सो ये एक रेडिएशन. जब ये मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा ना, देन आई विल हैव अगेन स्पेसिंग, क्लोजली स्पेस्ड लाइन. मतलब वो जो एक लाइन है वो फर्दर स्प्लिटेड इनटू क्लोजली स्पेस्ड लाइन, क्लोजली स्पेस लाइन. जैसे ही वे मैग्नेटिक फील्ड में होता है, जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है. सो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे ज़ीमन इफेक्ट, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टार्क इफेक्ट. ऐसा क्यों होता है? बोर्स थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन दैट कंसेप्ट. Why the splitting of line? अगर हम लोग वो एक लाइन is considered as a ultimate line, अगर मैं बोल रहा हूं तो मुझे हर जगह पे वो एक ही लाइन मिलना चाहिए. बट मैग्नेटिक फील्ड में जब मैं पास करता हूं तो मुझे मोर देन वन लाइन्स आई एम गेटिंग. मतलब उस लाइन में और अंदर लाइन्स प्रेजेंट है. जैसे व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, वैसे रेड लाइट इज मेड अप ऑफ क्लोजली स्पेस्ड लाइन. The theory cannot explain the dual nature of electron. This is very interesting. Electron has a wave as well as particle characteristic. मतलब उसने, बोर ने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल कंसिडर किया, and he has explained the thing. The assumption of this theory that the angular momentum of an electron takes the value of integral multiple of nh upon 2 pi turns out to be an oversimplification. मैंने बोला ना कि बहुत सिंपल तरीके से उसने एक्सप्लेन किया कि अगर फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए? nh/2π. सेकेंड शेल में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए? ट्वाइस द h/2π. बट जब हम लोग उसके प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं एटम के, इट इज नॉट सिंपल. ओके, इट इज समवट कॉम्प्लिकेटेड, व्हिच मींस व्हाट? द एटम व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट इज नॉट अ सिंपल एंटिटी. It is not a two-dimensional entity. जैसे मैंने उसमें तीसरा डायमेंशन डाल दिया, कंपटीशन मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया उसका. Understood? So on this note, on this complexity notes, ये थोड़ा दिमाग में तुम लोग के डाल के हम लोग यहाँ पे आज रुकते हैं. ओके, सो होमवर्क मैं बता रहा हूँ. लास्ट टाइम तुम लोगों ने नहीं लिखा था, अभी बता रहा हूँ. राइट, postulates of Bose theory and drawbacks of Bose theory. अपने टेक्स्ट बुक में मेंशन किए हुए हैं. Postulates of Bose theory and drawbacks of Bose theory. I will upload this theory file on Google Classroom. ठीक है? अच्छा, जिसको डाउट है stay with me. Those who don't have, हाँ बोलना. Homework we have to send. No, you no need to send. I completely trust on you. Okay? So, जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, जब मैं बोलूंगा तो सेंड करना. एक्चुअली क्या होता है, मेरा मेल बॉक्स भर जाता है अननेसेसरी, एंड आई वोंट गेट अ टाइम टू चेक द मेल्स आल्सो. तो अननेसेसरी, आई होप, मतलब मैं रैंडमली नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन पूछूंगा तुम लोगों को, किसी को भी उठा के, एंड यू शुड एबल टू आंसर इट. वीडियो ऑन करने के लिए बोलूंगा और पूछूंगा क्वेश्चन. चलो, ओरल्स ऐसे. ठीक है? मंडे सब्जेक्टिव टेस्ट ऑन चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2. बी रेडी फॉर दैट. Those who have a doubt, stay with me. Otherwise, bye. गणपतीच्या हार्दिक शुभेच्छा सगळ्यांना. Thank you, sir. Thank you, sir.